नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है और उसे फिर भी 23% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए हम यहाँ एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में दिया कि अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद वस्तु बेचा जा रहा है तो 23% का लाभ हो रहा है। यानी हमें डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 18%, और हमें लाभ कितना दिया हुआ है, 23%। तो देखिए हम यहां अगर प्रॉफिट और डिस्काउंट का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एमपी और सीपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 23%, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 23 हो जाएगा। और डिस्काउंट हमें कितना दिया 18%, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस 18 हो जाएगा। देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। और हम इसमें से माइनस करेंगे, 100 में से 18 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 41 से काट सकते हैं। ये 41 से कितने बार में जाएगा, ये 41 से 3 बार में चला जाएगा और ये 41 से कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। यानी यहां से हमारा एमपी और सीपी का रेशियो क्या निकल के आ गया, एमपी और सीपी का रेशियो निकल के आ गया 3:2 निकल के आ गया। यानी उस वस्तु का एमपी अगर 3 यूनिट होगा तो सीपी कितना होगा 2 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में एमपी कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एमपी दिया हुआ है 240 रुपया। हमें एमपी कितना दिया है 240 रुपया, यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 240 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहां से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इस 3 में कितना से गुणा करेंगे, 240 हो जाएगा। यानी 3 में अगर हम 80 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 240। तो हम इस 2 में भी 80 से गुणा करेंगे, 2 में 80 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 160 रुपया हो जाएगा। यानी उस वस्तु का सीपी कितना निकल के आ गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया 160 रुपया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 160 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है संख्या में k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या 4, 5, 0, 8, 2 के 3 से विभाज्य हो। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें संख्या दिया 4, 5, 0, 8, 2 के दिया हुआ है। ये जो संख्या है 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ अंकों का योग निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 19, ये हमारा हो जाएगा 19 प्लस के हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है के अधिकतम मान और न्यूनतम मान का वर्गों का हमसे योगफल पूछ रहा है। तो देखिए हम के जगह अधिकतम क्या रखें ताकि यहां हमारा योगफल जो है वो 3 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अंकों में सबसे अधिकतम क्या होता है, 9 होता है। अगर हम के जगह 9 रख ले तो ये हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा, यानी हम के जगह 9 नहीं रख सकते। उसके बाद हम 8 रख के चेक करेंगे, हम यहाँ 8 रखेंगे तो ये हमारा योग कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी 27 जो है 3 से विभाज्य है, यानी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य होगी। यानी हम के जगह अधिकतम क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, के का न्यूनतम मान निकालना है, के का हमें न्यूनतम मान निकालना है। अब देखिए अंकों में सबसे न्यूनतम क्या होता है 0, तो हम यहाँ 0 रख के चेक करेंगे। हम यहाँ अगर 0 रखेंगे तो योग कितना हो जाएगा 19, 19 जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा, यानी के का न्यूनतम मान हम 0 नहीं रख सकते। उसके बाद हम 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, 20 जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा, यानी हम के जगह न्यूनतम मान 1 नहीं रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ 2 रख के चेक करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 21, यानी 21 जो है 3 से विभाज्य है, यानी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य होगी, यानी के का हम न्यूनतम मान क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। अब देखिए हमें के का अधिकतम मान पता चल गया और न्यूनतम मान पता चल गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अधिकतम और न्यूनतम मानों के वर्गों का योगफल पूछ रहा है। तो देखिए 8 का हम वर्ग करेंगे प्लस हम इस 2 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 64 प्लस 4 हमारा कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 68 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 रुपए और 900 रुपए है। जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है तो 5x/3% लाभ होता है। x का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो देखिए हमने पहले वाले क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज किया था उस कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हमारा कंसेप्ट क्या था? हमारा जो कंसेप्ट क्या था? MP/CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए यहां हमें क्वेश्चन में एमपी यानी अंकित मूल्य कितना दिया? 900 रुपया। यहां हमें एमपी कितना दिया? 900 रुपया। और सीपी यानी क्रय मूल्य हमें कितना दिया? 720 रुपया। 720 रुपया इक्वल टू यहां हमें प्रॉफिट क्या दिया? 5x/3% का, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 5x/3 हो जाएगा, बटे हमारा क्या हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें कितना दिया? x%। डिस्काउंट कितना दिया? x%। अब देखिए हम इसे अगर 180 से काट ले तो ये 180 से 5 बार में जाएगा और ये 180 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में। हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं। हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, 4 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400 प्लस ये हमारा हो जाएगा 20/3x इक्वल टू हम इसमें अगर 5 से गुना कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 500 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 5x। अब देखिए इस -5x को अगर हम इस साइड लेके आए तो माइनस में तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 5x प्लस 20/3x इक्वल टू इस 400 को अगर हम उस साइड लेके चले जाएं तो प्लस में तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी 500 में से 400 माइनस करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड कर लेते हैं। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 15x प्लस 20x बटा हमारा क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 35x इक्वल टू इस 3 से हम क्रॉस गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा? x निकल के आ जाएगा 300/35। हम इसे 5 से काट लेते हैं। ये 5 से कितने बार में जाएगा? 60 बार में। और ये 5 से कितने बार में जाएगा? 7 बार में। यानी यहां से हमारा x क्या निकल के आ गया? x निकल के आ गया 60/7। हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 8 सही 4/7 लिख सकते हैं। यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया? 8 सही 4/7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? सी की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है और हमसे पूछ रहा है सी की वर्तमान आयु। तो देखिए सी की वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए की वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में ए और बी की वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया। हमें क्वेश्चन में ए और बी के वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया है। वर्तमान का हमें रेशियो कितना दिया हुआ है? 7:8 दिया हुआ है। और हमें क्या दिया है? और हमें जो है 6 वर्ष बाद का हमें आयु का रेशियो दिया है। 6 वर्ष बाद का हमें रेशियो क्या दिया है? 6 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया हुआ है 8:9 दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले आयु का अंतर देखेंगे, क्योंकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, यानी वर्तमान में जितना होगा उतना ही 6 वर्ष पहले या 6 वर्ष बाद होगा। तो देखिए हमने मान लिया कि ए की जो वर्तमान आयु है वो 7 यूनिट है और बी की वर्तमान आयु कितना है? 8 यूनिट। यानी यहां जो है आयु के बीच अंतर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 6 वर्ष बाद अगर ए की आयु 8 यूनिट है तो बी की आयु कितना है? 9 यूनिट। यानी यहां आयु का अंतर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। अब देखिए यहां से अंतर हमारा बराबर निकल के आ गया। अगर अंतर बराबर निकल के नहीं आता तो नीचे के अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करते और ऊपर के अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते, तब जाके हमारा अंतर बराबर हो जाता। अब देखिए यहां हमारा अंतर बराबर है। तो देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में अगर ए की आयु 7 यूनिट है तो 6 वर्ष बाद कितना हो जा रही है? 6 वर्ष बाद 8 यूनिट। यानी आयु में कितने का वृद्धि हो गया? 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए वर्तमान में अगर बी की आयु 8 यूनिट है तो 6 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है? 9 यूनिट। यानी आयु में कितने का वृद्धि हो गया? 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए वर्तमान से हम कितने वर्ष बाद जा रहे हैं? वर्तमान से हम 6 वर्ष बाद, यानी यहां जो है वर्ष में कितने का वृद्धि हो रहा है? यहां वर्ष में 6 वर्ष का वृद्धि हो रहा है और यहाँ यूनिट में 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। यानी यहां से हमें क्या पता चल गया? यहां से हमें पता चल गया कि 1 यूनिट के जो वैल्यू है वो क्या है? 6 वर्ष है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 6 वर्ष है। अब देखिए हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया तो हम यहां से ए की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं,
क्योंकि ए की वर्तमान आयु क्या है 7 यूनिट, यानी हम यहां से 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 से अगर हम 6 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा। यानी 7 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 42 वर्ष निकल के आ गया। अब देखिए ए की वर्तमान आयु हमें पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहा है सी की वर्तमान आयु, तो सी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, सी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, सी की वर्तमान आयु हो जाएगा ए की वर्तमान आयु में, ए की वर्तमान आयु में अगर हम 10 वर्ष ऐड कर देंगे तो हमारा सी का वर्तमान आयु निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा 52 वर्ष हो जाएगा। यानी सी का वर्तमान आयु हमारा क्या निकल के आ गया, 52 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 52 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड मास में हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं और ब्रैकेट के अंदर भी हम सबसे पहले ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड का काम करते हैं। तो हम यहां सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे और ब्रैकेट के अंदर भी हम सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। यानी हम सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/16 भागे, हम यहां अगर गुना करेंगे 1/5 से 1/2 में तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। गुने हमारा क्या दिया है 4/5 माइनस 1/3 गुने 5/8 और देखिए यहां क्या है भाग है, अगर हम इसे गुना में चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से अगर इसे 2 से काट ले तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। ये 2 से 4 बार में चला जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 7/16 और ये भाग में है, हम इसे गुना में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10/1 गुने 4/5 माइनस यहां हमारा क्या हो जाएगा, हम यहां गुना करेंगे तो यहां हमारा ऊपर क्या हो जाएगा 1 गुने 5 यानी ये हो जाएगा 5 और नीचे क्या हो जाएगा 3 गुने 4 ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 3/4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां अगर काट लें तो ये 4 से 16 कितने बार में जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। 5 से ये 10 कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। ये 2 से 4 कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। यहां से हमारा क्या बच जाएगा, यहां से हमारा बच जाएगा 7/2 माइनस ये हमारा हो जाएगा 5/12 प्लस 3/4। देखिए हम यहां अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, यहां हमारा एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए 2 से 12 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। हम 6 से अगर 7 में गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 42 माइनस 12 से 12 एक बार में जाएगा, यानी हम 5 में अगर 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस 4 से जो है 12 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी 3 से हम 3 में गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 और ये कितना है प्लस का 9, यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 4 और 42 क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 46 हो जाएगा, 46/12 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 2 से काट सकते हैं, ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से चला जाएगा 23 बार में और ये 2 से कितने बार में चला जाएगा 6 बार में, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया 23/6 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 23/6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी कक्षा की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 45 है, बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 को 35 पढ़ा गया और एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया था। कक्षा के वास्तविक औसत अंक ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, वास्तविक औसत अंक निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 छात्रों का औसत अंक कितना है, 40 छात्रों का जो औसत अंक है वो 45 है। हमें क्वेश्चन में दिया कि 40 छात्रों का औसत अंक कितना है 45 है, 40 छात्रों का औसत अंक कितना है 45 है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 स्थानों पर 25 को 35 पढ़ा गया, यानी 2 स्थान पर 25 था, 2 स्थान पर 25 था लेकिन गलती से उसे 35 पढ़ा गया, यानी सही में हमारा 25 था, गलती से उसे 35 पढ़ा गया। और हमें क्वेश्चन में दिया कि एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया, यानी एक स्थान पर 38 था लेकिन गलती से उसे 32 पढ़ा गया। अब देखिए सही में हमारा था क्या 25 लेकिन गलती से 35 पढ़ा गया, यानी कितना ज्यादा पढ़ा गया 10 ज्यादा। था कितना हमारा 25 लेकिन गलती से 35 पढ़ा गया, यानी यहां कितना ज्यादा पढ़ा गया 10। था कितना 38 लेकिन गलती से 32 पढ़ा गया, यानी यहां जो है कितना कम पढ़ा गया 6 कम। तो हम सबसे पहले हम इसे ऐड करेंगे। देखिए हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या है प्लस का 10 और प्लस का 10, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 20 और ये हमारा है माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा। यानी गलती के कारण
40 छात्रों के अंकों के योग में 14 ज्यादा जो है ऐड कर लिया गया है। अब देखिए हमें 40 छात्रों का जो हमें औसत अंक दिया हुआ है, तो हम यहां से 40 छात्रों का अंकों का योग निकाल सकते हैं। हम इस औसत में 40 से गुना करेंगे तो हमारा अंकों का योग निकल के आ जाएगा। वो जो योग निकल के आएगा उस योग में जो है 14 ज्यादा हम ऐड कर लिए हैं, तो हम उस योग में से 14 माइनस करेंगे और जो वहां से हमारा निकल के आएगा हम उसमें अगर 40 से भाग देंगे तो हमारा 40 छात्रों का हमारा औसत अंक निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए हम योग में से अगर 14 माइनस कर रहे हैं तो 40 छात्रों के औसत अंक में से कितना माइनस हो जाएगा, यानी हम इस 14 को 40 भागों में बांटेंगे, यानी हम इसमें 40 से भाग देंगे। तो देखिए ये 2 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में। ये 2 से कितने बार में चला जाएगा, 20 बार में। हम एक बार 2 से और काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, 3.5 बार में। और ये 2 से जाएगा 10 बार में। यहां से हमारा क्या हो जाएगा 0.35, यानी अगर हम 14 योग में से माइनस करेंगे तो प्रत्येक के औसत में कितना का कमी हो जाएगा, 0.35 का कमी हो जाएगा। यानी यहां से हमारा सही औसत निकल के आ जाएगा। हम इस 45 में से माइनस कर लेंगे 0.35, यहां से हमारा क्या हो जाएगा 44.65 हो जाएगा। यानी हमारा सही औसत क्या निकल के आ गया, 44.65 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक आदमी धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय कर सकता है और उतना ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि वह धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में उतना ही दूरी 7/4 घंटा में तय करता है तो धारा की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। तो देखिए व्यक्ति जब धारा की दिशा में जाता है तो उस केस में क्या होता है, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है। और जब व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो उस केस में क्या होता है, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। अब देखिए हम यहाँ व्यक्ति का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा और धारा की स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए जब धारा की स्पीड धारा की दिशा में जाएगा, जब धारा की दिशा में व्यक्ति जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, व्यक्ति का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करे, तो हम यहाँ समय को कुछ मान लेते हैं। हम यहाँ समय को कुछ मान लेंगे तो यहाँ हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। हम यहाँ समय को मान लेते हैं x घंटा, यानी यहाँ से हमारा धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा, 8/x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि उतना ही समय में धारा के विपरीत में जब जा रहा है तो 6 किलोमीटर दूरी तय कर पाता है, यानी धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा। 6 किलोमीटर की दूरी x घंटा में ही चल रहा है, यानी धारा के विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा, 6/x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर दूरी, यानी 24 किलोमीटर दूरी जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा यानी 6/x के स्पीड से जाएगा, प्लस जब उतना ही दूरी धारा के दिशा में यानी 24 किलोमीटर ही दूरी धारा के दिशा में जाएगा तो धारा के दिशा में स्पीड क्या है, 8/x है। यहां से जो हमारा समय निकल के आएगा, दोनों समय को ऐड करेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, 7/4 घंटा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से 6 से 24 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। हम 8 से 24 को काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा। यहां से x हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 4x + 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7x इक्वल टू 7/4। यहां से हमारा 7 से 7 कट जाएगा, x क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया 1/4 घंटा। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से x + y यानी धारा की दिशा में हम स्पीड निकाल सकते हैं। धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा, 8/1/4, यानी 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा यानी 8 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 32 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और जब हम यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा x - y इक्वल टू ये हो जाएगा 6/1/4, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें जो है x + y का वैल्यू पता चल गया। x + y का वैल्यू क्या है हमारा, 32 किलोमीटर पर घंटा। और x - y का वैल्यू क्या है, x - y का वैल्यू है 24 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है धारा की चाल, और धारा की चाल हमने क्या मान के रखा है, y, यानी हम यहाँ से y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर ले, यानी माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा,
ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा। यहां से हमारा y क्या निकल के आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा। यानी धारा की स्पीड क्या निकल के आ गया, 4 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जनसंख्या क्या दिया हुआ है, हमें जनसंख्या दिया हुआ है 1,76,400 दिया हुआ है, और प्रत्येक साल जो है जनसंख्या 5% बढ़ रही है। यानी एक साल के अंत में जनसंख्या क्या हो जाएगी, इसका 105% हो जाएगी। उसके एक साल के अंत में जनसंख्या क्या हो जाएगी, इसका 105% हो जाएगी। अब देखिए हम यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए हम यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। हम इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से 21 बार में जाएगा, ये 5 से 20 बार में जाएगा। हम इसे 5 से काट लेंगे तो ये 5 से 21 बार में, और ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 4 बार में। हम इसे अगर 4 से काट ले तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से चला जाएगा 4 बार में, हाथ में एक 16, 4 बार में, 4 जो है 1 बार में जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 441 गुने हम 21 गुने 21, यानी 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है। अब देखिए यहां हमारा क्या हो गया, 441 गुने 441, यानी 441 का हमारा स्क्वायर हो गया। तो देखिए 441 का स्क्वायर क्या होता है, 1,94,481, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1,94,481 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है कि मोहन जो है उस काम को 25 दिन में करे और सोहन जो है उस काम को 20 दिन में करे। तो हम सबसे पहले 25-20 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 25 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 100। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 100 यूनिट, टोटल वर्क को हम मान लेंगे 100 यूनिट। अब देखिए इस 100 यूनिट काम को जब मोहन कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, इस 100 यूनिट काम को जब मोहन कर रहा है तो 25 दिनों का समय ले रहा है, और इस 100 यूनिट काम को जब सोहन कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 दिनों का समय ले रहा है। तो देखिए हम यहां से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखिए मोहन जो है 25 दिन में अगर 100 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 यूनिट, और सोहन जो है 20 दिन में अगर 100 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 5 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि दोनों एक साथ 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। तो देखिए अगर दोनों मिलके यानी मोहन और सोहन दोनों मिलकर अगर 5 दिन काम करेंगे तो 5 दिन में कितना काम हो पाएगा। देखिए मोहन जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और सोहन एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट, यानी 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 गुने 9, यानी कितना हो जाएगा, 45 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखिए 100 यूनिट टोटल काम था जिसमें से 45 यूनिट काम हो गया, शेष काम कितना बच गया, हम इस 100 में से माइनस करेंगे 45, 100 में से 45 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यानी शेष काम कितना बच गया, 55 यूनिट काम बच गया, शेष जो है 55 यूनिट काम बच गया। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, शेष काम पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा, यानी सोहन जो है इस 55 यूनिट काम को कर रहा है। तो देखिए सोहन जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 55 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, हम इस 55 में सोहन की इफिशियंसी से हम भाग देंगे, यानी यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, 11 दिन, यानी शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लग जाएगा, 11 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक व्यक्ति के पास 1560 रुपया 1, 2 तथा 5 रुपए के नोटों के रूप में है। यदि नोट 2:5:8 के अनुपात में हो तो 2 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, 2 रुपए के नोटों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए के नोट 2:5:8 के अनुपात में है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टोटल अमाउंट दिया है। हमें टोटल अमाउंट कितना दिया, 1560 रुपया दिया है। टोटल अमाउंट कितना दिया, 1560 रुपया। तो देखिए हम यहां मान लेते हैं कि 1 रुपया का 2 नोट है, 2 रुपए का 5 नोट है और 5 रुपए का 8 नोट है। तो यहां जो है टोटल कितना अमाउंट बन जाएगा, अगर हम ये मान ले तो देखिए 1 रुपया का अगर 2 नोट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा।
₹2 का 5 नोट होगा तो ये कितना हो जाएगा, ₹10 हो जाएगा। अगर ₹5 का 8 नोट होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹40। यानी यहां अमाउंट कितना हो जाएगा, यहां अमाउंट हो जाएगा ₹52 हो जाएगा। यहां अमाउंट कितना हो जाएगा, ₹52। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, ₹1560। तो देखिए इस प्रकार के, यानी ₹1 के 2 नोट, ₹2 के 5 नोट और ₹5 के 8 नोट, यानी इस प्रकार के कितने सेट बन सकते हैं। हमें टोटल अमाउंट कितना दिया, ₹1560। और इस प्रकार अगर एक सेट ले रहे हैं तो एक सेट का हमारा मूल्य क्या निकल के आ रहा है, ₹52 निकल के आ रहा है। यानी हम इस ₹52 से अगर 1560 में भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इस प्रकार के सेटों की संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये 52 से कितने बार में जाएगा, ये 52 से 30 बार में जाएगा। यानी यहां से सेटों की संख्या क्या निकल के आएगा, 30। यानी इस प्रकार के कितने सेट बन सकते हैं, 30 सेट बन सकते हैं। तो देखिए हम इस 30 से अगर 2 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस 30 से अगर हम 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। इस 30 से अगर हम 8 में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से निकल के आ गया कि ₹1 का कितना नोट होगा, 60 होगा, ₹2 का कितना नोट होगा, 150, और ₹5 का कितना नोट होगा, 240 होगा। तब जाके हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा, हमारा अमाउंट बन जाएगा ₹1560। और हमसे पूछ के आ रहा था ₹2 के नोटों की संख्या, यानी ₹2 के नोटों की संख्या क्या निकल के आ गया, 150 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 150 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।